Okay, so let's start with next question. Question number 17th. The ratio of longest wavelength and shortest wavelength observed in the 5 spectral series of the emission spectrum of hydrogen is. तो हमने जो 5 सीरीज सीखे हैं, लीमेन, बाल्मेर, पास्चेन, ब्रैकेट, फुन, उसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट का वेवलेंथ का रेशियो पूछा है. तो इफ यू रिमेंबर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि लाइनमैन सीरीज यूवी में होता है, राइट? देन यू हैव विजिबल, बाल्मेर, देन यू हैव नियर, मिड एंड फार इंफ्रारेड, राइट? तो ऑफ कोर्स जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात होगी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ आएगा? यूवी में. यूवी में मतलब कौन सा? लाइनमैन सीरीज. लाइनमैन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. नहीं पता तो डजंट मैटर, विल फाइंड इट आउट. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल बी इन लाइनमैन सीरीज and that is from transition n equal to infinity to p equal to 1, जिसको हम लोग वेवलेंथ लिमिट बोलते हैं, सीरीज लिमिट बोलते हैं, राइट? तो you will get this 1 by lambda L is equal to R. ये of course shortest है, तो shortest is 1 by p square, मतलब 1 by 1 minus 1 by infinity. This is 0. तो ये आ गया आपका shortest wavelength lambda s equal to 1 by R. So you have shortest as 1 by R. Then you should know, and as I told you many times, कि आप एक वो दिमाग में पिक्चर बिठा लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, राइट? जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पे जाते हो तो एनर्जी डिफरेंस कम होते जाता है. जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं वापस से, बट यू शुड नाउ रिमेंबर ऑल दिस. तो यू हैव टू लुक हियर. सबसे कम एनर्जी डिफरेंस जब होगा तब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर्स third postulate, En minus Ep is equal to Hc by lambda. सबसे ज्यादा अगर आपको वेवलेंथ चाहिए तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, राइट? तो हमारे पास 5 सीरीज है. पहली सीरीज में ट्रांजिशन होता है 1 पे, दूसरी में 2 पे, तीसरी में 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, राइट? तो शॉर्टेस्ट तो हमको मिल गया. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, मतलब n इक्वल टू इनफिनिटी टू p इक्वल टू 1. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब आएगा जब एनर्जी डिफरेंस सबसे कम हो, मतलब 6 to 5. सो ट्रांजिशन फ्रॉम 6 to 5 will give you longest wavelength in the series. तो याद रखना अगली बार से जो लास्ट सीरीज है कौन सा? फुन सीरीज. तो longest wavelength is in the last series, that is in the full series. So this is what you need to know. So longest wavelength you will get longest wavelength corresponds to last series, which is fund, and that corresponds to transition n equal to 6 to p equal to 5. तो आपको मिलेगा 1 by longest wavelength lambda L equal to R 1 by p square minus 1 by n square, राइट? तो यह आएगा आपके पास lambda L equal to 1 by R. Of course, if you want, you can increase one more step, doesn't matter really. तो 1 by lambda L equal to R 1 by 25 minus 1 by 36, 36 minus 25, 9 by 25 into 36. 36 into 25 कैसे करोगे?
360 प्लस 360 720, 360 का हाफ 180, मतलब 900, 9 by 900 if I am not wrong. 36 into 25, 36 into 25, 360 plus 360 720, 360 का हाफ 180, 720 में 180 ऐड किया तो ये मिल गया आपको. तो दिस इज नथिंग बट r by 100, मतलब ये आपको मिल गया लैम्बडा एल एस 100 by r. तो आपको शॉर्टेस्ट मिल गया 1 by r, ओके राइट, और आपको लॉन्गेस्ट मिल गया 100 by r. गुड. तो आपको पूछा है व्हाट इज रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है. विल सी what has went wrong, we'll see, but for the time being at least इतना पता होना चाहिए. So longest to shortest, longest wavelength to that of shortest wavelength, longest 100 by r and shortest is 1 by r. तो 100 by r square. Oops, गड़बड़ हो गया ये. What has went wrong? Yes. तो you need to cross check, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो होता रहता है. First of all, it should be clear again. I am saying, पहले तो पांचों सीरीज की बात की है, आपको स्पेसिफिकली किसी एक सीरीज नहीं बोला है. You have been asked all 5 सीरीज में जो भी वेवलेंथ मिले थे, longest wavelength to that of shortest wavelength का रेशियो लेना है. This is what they have asked. I know ये जो है, I know what you're wondering. ये जो है ये डिवाइडेड बाय है, तो यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे r आना चाहिए. कैंसल कैंसल, 100:1. गुड, बट 100:1 is not there in the answer. Okay, good. Anyways, तो पहले तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां से आता है, तो इंफिनिटी टू 1. That is shortest of all 5. कैसे पता लगा? पता ही है ना, लीमेन यूवी, फिर विजिबल, फिर नियर, फिर मिड इंफ्रारेड, फिर फार इंफ्रारेड. तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यूवी में ही आएगा. तो शॉर्टेस्ट कब होता है? सीरीज लिमिट होता है. सीरीज लिमिट क्या होता है? इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर लेवल ट्रांजिशन. लीमेन में 1 पे होगा. तो 1 by p square minus 1 by n square. p था 1, ये था इंफिनिटी, तो आपको मिल गया लैम्बडा s 1 by r. दैट इज करेक्ट. Okay, good. Now for longest wavelength, तो आपको ये पता होना चाहिए कि longest wavelength कहां से मिलेगा. longest wavelength कहां से मिलेगा? तो longest wavelength कहां से मिलता है? 6 to 5. जब longest की बात होगी तो लास्ट सीरीज कौन सा है? फुंड सीरीज में सबसे कम एनर्जी डिफरेंस का जो ट्रांजिशन होगा वो होगा longest wavelength, मतलब 6 to 5. गुड. तो यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया, ये करेक्ट है. वेयर नॉर्मली थिंग्स गो रॉन्ग, इसके बाद 1 by 25 minus 1 by 36. 36 minus 25, it is not 9, it is 11. Okay, so sometimes I have to intentionally make mistakes, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले नोटिस की है that here things go wrong. कैलकुलेशन की घाई जब होती है तो ऐसा होता है, right? Now, which means you have 11r by 900. So when you find out, when you do reciprocal, तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये होगा आपके पास 900 by 11r. गुड. तो now it is quite obvious, answer is in front of our eyes. ये बहुत सिंपल है. लैम्बडा एल 900 by 11r अपॉन लैम्बडा एस r कैंसल, 900 by 11, ऑप्शन नंबर D. Good. So such mistakes you should avoid. Next question. According to Bohr's model, the radius of second orbit of helium atom is.
radius of second orbit of helium atom is according to Bohr's model. If you remember, अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपको ये याद होगा Rn is equal to R0, where R0 was radius of first orbit, which was 0.513 angstrom. ये थियरी में मैंने बताया है आपको. This is 0.513 angstrom into n square. और ये था हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन से हायर के लिए आप डिवाइड बाय z करते हो. तो दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम. कौन सा एटम है? हीलियम. तो हीलियम एटम के लिए z की वैल्यू क्या होगी? 2. कौन सा ऑर्बिट है? 2. तो 2. तो आप यहाँ पे 0.513 विच इज R0, n is 2, 2 square by z is 2, cancel. Okay. So you have in the numerator you have 2 into 0.513. You don't have to solve this. ऊपर देखो ऑप्शन नंबर बी 513 का डबल, तो रफली 1.06. So you have 1.06 angstrom, क्योंकि ये angstrom में था, since R0 was 0.513 angstrom. सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के. Then next question. The frequency of first line of Balmer series in H2 atom is nu zero. Frequency of first line. First line ये वर्ड जब सुनोगे तो आपको पता होना चाहिए first line corresponds to transition n equal to 2 to p equal to 1. Correct? Incorrect. क्यों? बाल्मेर सीरीज है. हाँ, तो yes, that is why I do things on intention. मुझे जानबूझ के गलती करके बताना पड़ता है. n equal to 3 to p equal to 2. That is first line of बाल्मेर सीरीज. बाल्मेर सीरीज में ट्रांजिशन होता है 2 लेवल पे. Good. इसका फ्रीक्वेंसी, and by the way, you already know 1 by lambda is equal to r 1 by p square, that is 2 square minus 1 by 3 square. और 1 by lambda frequency is actually proportional to 1 by lambda. मतलब ये जो भी मिलेगा ये फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी कौन सा? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज. ओके, तो मैं इसको nu1 बोलता हूं. nu1 is proportional to 9 minus 4, 5 r by 36. 36 है ना? 3 square 9 into 4, 36. The frequency of line emitted by singly ionized He atom. Singly ionized He atom. तो आपको पता होना चाहिए. उस केस में आप लिखोगे 1 by lambda dash, मतलब nu dash is proportional to 1 by lambda dash is equal to what? R z square. The frequency of line emitted by singly ionized helium atom. Singly ionized helium atom. Did they tell you which series? बोला है क्या कौन सा सीरीज? नहीं बोला है. तो जब बोला नहीं है कौन सा सीरीज, मतलब ट्रांजिशंस आर द सेम, मतलब ट्रांजिशन फिर वही होगा 3 to 2. तो इसका मतलब दिस ब्रैकेट इज नॉट गोइंग टू चेंज. This bracket over here will remain the same. तो ये आएगा आपका R, सिर्फ हीलियम के लिए Z होता है 2, और ये आपका आएगा वापस से 5 by 36. ओके, तो ये आ गया आपका nu dash. Now if you notice, ये 5r by 36. This 5r by 36 is what? Nu. तो ये 4 times of nu आ गया. 4 times of nu आ गया. ऑप्शन नंबर बी.
शॉर्टकट देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छे से। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इज नो जीरो, बाल्मेर सीरीज का हाइड्रोजन एटम के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन इमिटेड बाय सिंगली आयनस हीलियम एटम। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 10th लाइन, लीमेन, बाल्मेर, पास्टियन, ब्रैकेट, कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, मतलब सेम ट्रांजिशन की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम एटम हुआ, दैट्स इट। तो इन सच केसेस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में बोलना we know that nu is proportional to 1 by lambda which is equal to r z square 1 by p square minus 1 by n square, right? Correct? But you already know कि nothing is changing, मतलब p, n and r these are all constants. इसका मतलब nu is directly proportional to z square क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। तो nu2 by nu1 is z किसका? हीलियम का अपॉन z किसका? हाइड्रोजन का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड वाज हीलियम, फर्स्ट वाज हाइड्रोजन। तो ये आ गया आपका 2 by 1 स्क्वायर, मतलब nu2 आपको मिल गया 4 times of nu1। 4 times of nu1 मतलब nu0। तो you have your answer 4 times of initial frequency. Next question. When the electron in the hydrogen atom jumps from second orbit to first orbit, okay, the wavelength of radiation emitted is lambda, so 1 by lambda. Second to first 1 by 1 minus 1 by 4 minus 1 मतलब सीधा 3 by 4 है ये, तो आई नॉट वेस्ट माई टाइम। 1 by lambda is 3r by 4, equation number 1. When the electron jumps from third to first orbit, the wavelength emitted would be, so 1 by lambda dash equal to r 1 by 1 minus 1 by 3 square, that is 9, क्योंकि अब सिर्फ n हायर ऑर्बिट इज 3, पहले 2 to 1 ट्रांजिशन था, अब 3 to 1 ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे 1/3 स्क्वायर होगा। गुड, तो ये आएगा आपका 1 by lambda dash equal to r 1 minus 1 by 9 is 8 by 9, ये आ गया 8 by 9, राइट? कर दो दोनों को डिवाइड कर दो, तो lambda dash by lambda equal to, what is lambda dash? 9 by 8r, and what is lambda? 4 by 3r, 4 by 3r, r cancel, ओके गुड। तो ये आएगा आपका 9 3 27 by 32, 8 4 32, so 27 by 32 times of lambda, option number A. This is how you are supposed to solve this question. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही सिंपल है, सो इट इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जोक। व्हाई इट इज अ जोक? बिकॉज आपको r की वैल्यू पूछी है। व्हेन द वेव ऑफ हाइड्रोजन एटम comes from infinity into first orbit, then the value of wave number is, infinity से first orbit 1 by lambda is equal to r 1 minus 0, सिंपल है, राइट? ओके, सो आपको पूछा है वेव नंबर मतलब 1 by lambda ही पूछा है आपको। तो वेव नंबर नू, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नू होता है तो बार डालना मतलब यहाँ पे वेक्टर नहीं है, यहाँ पे ऊपर बार मतलब वेव नंबर है। You see, lambda is lambda wavelength, nu is frequency, but you already know nu is c by lambda। लेकिन अगर c मिसिंग होगा तो 1 by lambda is not frequency, so it is some number, उसको बोलते हैं वेव नंबर। तो ये वेव नंबर की बात की गई थी, तो वेव नंबर nu is just r
एंड आर की वैल्यू पता है कि आपको पता है 1.097 इंटू 10 पावर समथिंग समथिंग। यस, वो आपको पता होना चाहिए व्हाट समथिंग समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए उसका आंसर आता है। तो डायरेक्टली इफ यू नो द वैल्यू ऑफ आर इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो यू गेट दिस आंसर। ओके, सो व्हाट एवर इट इज, so whatever that is, I don't know, I don't really want to write this completely। ये होता है मीटर पर मीटर में, if I'm not wrong, पर मीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो you will get 10 power 5 here। okay, so you should know what is the value of r। next question, the ratio of areas within the electron orbits for the first excited state to the ground state for hydrogen atom is, the ratio of areas within the electron orbits for the first excited state to the ground state। first excited state मतलब n equal to 2, this is first excited state। okay, to that of ground state is area का रेशियो निकालना है आपको। you should remember radius is proportional to, और हाइड्रोजन एटम है तो मैं वो z लिखने वाला हूं क्योंकि z की वैल्यू 1 होगी, proportional to n square। area is proportional to r square, but r is proportional to n square, तो n square का square मतलब a is proportional to n raised to 4। हमको पूछा है रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, मतलब हमको पूछा है व्हाट इज A2 बाय A1, मतलब आपको A2 दैट इज N2 बाय N1 स्क्वायर। तो N2 दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 2, N1 ग्राउंड स्टेट इज n इक्वल टू 1, तो ये आएगा 2 बाय 1 रेज टू 4। It was raised to 4 over here, ये भी raised to 4 है, raised to 4 है, raised to 4 है। Okay, what is 2 raised to 4? 16. So 16 is to 1, option number A। 16 is to 1। Simple, radius proportional to n square, area proportional to radius square, मतलब area proportional to n square का square, मतलब area proportional to n raised to power 4। A2 by A1 is 2 by 1 raised to 4, that is 16 by 1। Simple. Questions are extremely simple। Yes, so now this is something important। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पूरा थियरी हमारा हो गया है अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट फॉर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जिसको याद नहीं है याद दिला देता हूं। रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक गोल्ड फॉइल लिया था, उसके बाद वी हैव टेकन अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ पे डेफिनेटली लीड के ब्रिक्स थे जो कॉलिमेशन का काम करते हैं, फोकसिंग ऑफ ऑल द अल्फा पार्टिकल्स इनटू अ सिंगल बीम। देन हियर यू हैड डिटेक्टर पीछे। अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर बीइंग स्कैटर्ड they will go at some angles, this is angle of scattering theta। good, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, थीटा कैन बी 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, वी डोंट केयर, पर किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल यू आर गेटिंग for some particular angle theta, that is given by this formula n of theta, मतलब number of alpha particle scattered at that given angle theta। इसका proof हमको करना नहीं है, you need to know only formula। it depends on ni, total number of incident alpha particle। आप देखो
ऑब्वियसली हो सकता है मेरे पास 100 अल्फा पार्टिकल्स थे टोटल और यहाँ पे 27 पहुंचे, हो सकता है सम रैंडम नंबर मैंने लिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे कितना पहुंचा है वही फाइंड करना है हमको। सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा, ये हमको देखना है n ऑफ थीटा। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट। तो कितना इंसिडेंट हुआ था ni into n, this small n is atoms per unit volume in the target। टारगेट कौन सा है? गोल्ड। तो ये जो गोल्ड फॉइल हमने ली है, इट इज टारगेट हियर, इस टारगेट में पर यूनिट वॉल्यूम कितने एटम्स हैं? क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा। व्हाई? सो थिंग इज, मान लेते हैं टारगेट में ये गोल्ड एटम, गोल्ड एटम, गोल्ड एटम, गोल्ड एटम, सो डेंसिटी इज हाई, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इज हाई, तो स्कैटरिंग भी हाई होगा क्योंकि अंदर जाने के बाद मल्टीपल स्कैटरिंग हो सकता है। करेक्ट? राइट? अगर मेरे पास बहुत कम डेंसिटी थी, लेट अस से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम थे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टारगेट, तो डेफिनेटली स्कैटरिंग भी कम होगा। तो स्कैटरिंग भी कम होगा, बट इफ I increase number of atoms, if I increase number of atoms, तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होगा डेफिनेटली। ओके, तो यू विल नोटिस दिस थिंग, आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, गुड। देन यू हैव L इज थिकनेस, ऑफ कोर्स जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा स्कैटरिंग। ज्यादा थिकनेस मतलब ये जो आपके पास अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं गोल्ड फॉइल पे, अगर मैंने गोल्ड फॉइल का थिकनेस डबल कर दिया तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो ज्यादा एटम्स के साथ एनकाउंटर होंगे, मतलब ज्यादा स्कैटरिंग होगा। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू L आल्सो। इट इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। हाई Z नंबर मतलब जो टारगेट एटम है उसका रिकॉइल कम होता है, उसका रिकॉइल कम होता है मतलब जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। ओके, तो Z स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। इट इज प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर वेयर K इज सम कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, विल नॉट टॉक अबाउट इट। प्रोपोर्शनल टू E raised to 4 वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। गुड। डिवाइडेड बाय 4 R स्क्वायर, R is target to detector distance, target to detector distance, ये है R, and square of kinetic energy of alpha particle। तो अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin theta by 2 to the power 4 where theta is scattering angle, right? So ये formula you should know. Okay, this is, sorry to say, you should know, but importantly if you don't remember everything that is okay. What you should not forget, आप क्या भूल नहीं सकते हो, n theta is inversely proportional to square of kinetic energy, it is proportional to the 4th power of sine of theta by 2. This is something that you should not forget. ये भूलना अलाउड नहीं है। ओके, और क्या भूलना अलाउड नहीं है? दिस, ये तो वैसे भी अंडरस्टैंडिंग से आता है, सो यू शुड नो दिस। तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ऊपर L और Z स्क्वायर ये तो लॉजिक है, जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा स्कैटरिंग, जितना ज्यादा हेवी आपका टारगेट होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, ये लॉजिकल है। तो सिर्फ डिनोमिनेटर यू नीड टू रिमेंबर। तो अब क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, number n of alpha particle deflected in Rutherford scattering experiment varies with angle deflection theta. Then the graph between the two, मतलब number or sine of theta basically, how does
नंबर वेरी विथ थीटा, उसका ग्राफ क्या होगा ये पूछा है, राइट? सो इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट ग्राफ्स, पता होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला. इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ्स, only then you can answer this question. N of theta is proportional to 1 upon sin theta by 2 raised to 4, मतलब proportional to sin theta by 2 raised to -4. ये इंपॉर्टेंट है, माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए. Do you know it cannot be a straight line? क्यों? स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है? y equal to mx plus c with m negative here, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है. Do you have this as y equal to mx फॉर्म? नहीं. तो क्योंकि ये y equal to mx फॉर्म नहीं है, तो you cannot have first option. स्ट्रेट लाइन है क्या वो? नहीं है, तो नहीं हो सकता. गुड. C नहीं हो सकता. C क्यों नहीं हो सकता? इंक्रीजिंग. इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं. जैसे जैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, हायर एंगल्स पे आपको कम नंबर मिलेंगे. ये तो थ्योरी में भी बताया था मैंने. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो अनडिफ्लेक्टेड. सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल कहां मिलते हैं हमको? 0 डिग्री या उसके आसपास, लेस एंगल्स पे. जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस. पर ये ग्राफ क्या बता रहा है हमको? ये ग्राफ बता रहा है जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी बढ़ रहा है. तो ये भी नहीं हो सकता, राइट? डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डी का मतलब क्या है? डी का मतलब ये है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्टेड विल इंक्रीज. मतलब 0 पे बहुत कम, फिर बढ़ते जाएगा, फिर फॉर सम सर्टेन एंगल मैक्सिमम, फिर और बड़ा एंगल लोगे तो वापस से कम होगा. ऐसा कैसा हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट हैव समथिंग लाइक दिस. मतलब पहले डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब बेसिकली 0 डिग्री पे आपको बहुत कम पार्टिकल्स मिल रहे हैं, उसके बाद बढ़ते जा रहा है. मान लो 30 डिग्री पे पीक आ गया, फिर 30 डिग्री के बाद वापस से कम होता गया. नो, ऑप्शन नंबर बी, because option number B is the only graph which is showing with increase in angle number of particles detected are decreasing. ये देखो, ये यहाँ पे थीटा एंगल है, ओके, यहाँ पे ये n है. तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्टेड आर बिकमिंग लेस एंड लेस एंड लेस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो इंपॉर्टेंटली यू शुड नो दिस फॉर्मूला. ऑफ कोर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. दूसरा important is to know number of particles detected at some angle theta is inversely proportional to square of kinetic energy and it is inversely proportional to sine not square. मैंने बोला inversely proportional to sine theta by 2 raised to power 4. n is proportional to 1 upon sine theta to the power 4 by 2 है of course. मतलब n of theta is proportional to sine theta by 2 raised to -4. माइनस का मतलब with increase in angle number will decrease. एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज, फर्स्ट लाइन मतलब 3 to 2 is 6561 angstrom. Find out wavelength of second line of the same series in nanometer. Unfortunately यहाँ पे ऑप्शंस प्रिंट होने रह गए, doesn't matter. तो फर्स्ट लाइन, अभी ये बार बार you should not be doing. 1 by lambda 1 r. पहली लाइन कहां से कहां थी? 3 to 2. 3 to 2 थी, मतलब 1 by 2 square 1 by 4 minus 1 by 3 square 9. ये आपने ऑलरेडी किया है. दिस इज 5 r by 36. ओके, सेकेंड लाइन
इन द सेम सीरीज इन नैनोमीटर, वो बाद में करेंगे हम लोग, बट सेकेंड लाइन 1 by lambda 2 r। सेकेंड लाइन कहां से कहा, 4 to 2, 4 to 2 मतलब ये तो 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर 16, 16 minus 4 12, 16 into 4 64, तो ये आएगा आपके पास 12r by 64। इन दोनों को हम लोग कर देंगे डिवाइड, तो लैम्बडा 2 by लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 is 64 by 12r, 64 by 12r, lambda 1 is 36 by 5r, 36 by 5r, कैंसल कैंसल, ओके, तो ये आ गया आपका 5 by 36, 64 by 12, ओके, lambda 2, lambda 1, गुड गुड, करो फिर सॉल्व करो इसको, व्हाट इज सो डिफिकल्ट हियर, ऑफ कोर्स यू नीड टू थिंक अबाउट फैक्टर्स, सो डजंट मैटर, ये आएगा आपका, ये 4 का फैक्टर है, ये 4 का फैक्टर है, 4 3 जा 4 1 जा एंड 16 जाता है, गुड, so that is 16 जा, ये 9 का है, 9 का है ना, नहीं, 4 4 जा 4 9 जा, गुड, ये हमने पहले करके रखा हुआ है 20 by 27 यहाँ पर, ओके, तो यू शुड नो दिस, दिस वी हैव डन एज एन एग्जांपल, तो लैम्बडा 1, व्हाट इज लैम्बडा 1, 6561 656.1 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, क्यों, 6561 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर -10 मीटर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 656.1 इंटू 10 पावर -9 लिख सकते हैं क्या, एक पावर एडजस्ट किया है तो मैंने डायरेक्टली नैनोमीटर में लिख दिया 656.1, गुड गुड, नाउ आगे 650 और नीचे 27, तो क्या आएगा, 6 plus 5 plus 6 how much, रफली 657 कर लोगे तो 18, इसको रफली 657 कर लोगे तो 20 by 27 रफली 657, रफली tell me this is 9 2 1 9, again 2 plus 1 3 plus 9 12, तो 373, ओके, गुड गुड, 73 को मैं 72 मानने वाला हूं, तो इसको मैं 72 मान लूंगा, रफ रफ ही कर रहे हैं हम लोग, 1 जा, ये तो पता होना चाहिए 24, एक दिन में 24 आवर्स, 3 दिन में 72, 24 इंटू 2 कितना 480, तो 480 नैनोमीटर, 4800 एंगस्ट्रॉम, एग्जैक्ट आंसर अगर आप देखोगे 486, so we are more or less there, okay, तो 486 नैनोमीटर में आएगा, तो बस यही है, इट इज क्वाइट सिंपल, यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज एंड डिवाइड, नथिंग एल्स, तो सिंपल क्वेश्चंस है, तो प्रिसाइजली यू हैव 486 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में है वो, डोंट फॉरगेट। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक आयन कैसे बनेगा, व्हाट इज हीलियम एटम,
2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, एक को उड़ा दिया इलेक्ट्रॉन को, तो बन गया हाइड्रोजन लाइक। ओके, तो the energy required to ionize hydrogen like ion in its ground state is 9 Rydberg constant. Okay, तो energy is 9 times of R, ऐसा बोलने की कोशिश है वो। What is the wavelength of radiation emitted when the electron in this ion jumps from second excited मतलब 3 to the ground state मतलब 1, मतलब n equal to 3 और P equal to 1 ऐसा बताया है। So first of all energy required, energy, okay, energy आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, E equal to H nu which is Hc by lambda। फिर आपको पता होना चाहिए Hc 1 by lambda, हाइड्रोजन लाइक 1 by lambda, R Z square 1 by P square minus 1 by N square। मैंने सिर्फ 1 by lambda के लिए सब्स्टिट्यूट किया है। गुड, तो दिस इज समथिंग दैट यू गेट फॉर हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लाइक, तो Z की वैल्यू वहां पे चेंज हो सकती है। ओके, गुड। नाउ इफ यू नो, ऑफ कोर्स यू हैव टू नो, अगर आपको पता होगा HCr दिस इज 13.6, कैसे, तो वो अभी पता कर लो। तो यू हैव टू डू कैलकुलेशंस, मैंने करके रखे हैं, बट यू नीड टू डू समथिंग बाय योर ओन। ये जो H इंटू C इंटू R आता है, दिस टर्न्स आउट टू बी 13.6। कैसे आता है, यू हैव टू डू इट। वो आप देखो, EV में बोल रहा हूं मैं। तो ट्रांजिशंस Hc by lambda इक्वल टू HCr की वैल्यू 13.6 EV। Z की वैल्यू मैं क्या डालूंगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? कौन सा टाइप है, हाइड्रोजन लाइक आयन। ओके, अब हाइड्रोजन लाइक आयन कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है हाइड्रोजन लाइक? हिल, हाँ, हीलियम। Z इक्वल टू 2 या 3। ओके, गुड। लेट अस टेक 2 स्क्वायर, लेट अस टेक 2 स्क्वायर। बाद में समझेगा कहां गलती हो रही है, बट ठीक है, समथिंग यू शुड आल्सो डू एज एन असाइनमेंट। ऑफ कोर्स ड्यूटेरियम आएगा, हाइड्रोजन लाइक ड्यूटेरियम आएगा। वेरी गुड। व्हाट इज ड्यूटेरियम? 1 2 protons and 1 electron। anyways, what is Z value? कैसे 1? what is Z? what is atomic number? what do you understand by atomic number? Number of protons। see again, wait a minute, एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज नहीं करना। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। गुड। हाइड्रोजन लाइक, जब हाइड्रोजन लाइक बोला है मतलब हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन बोला होता तो पहली बात तो ये समझो कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स चेंज कैसे होते हैं, they do not change with the number of electrons, they change with the number of protons। मेरे पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो भी हाइड्रोजन है। मेरे पास एक प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो भी हाइड्रोजन का जैसा है, मतलब वो दैट इज लाइक बेसिकली हाइड्रोजन। ओके, मैं उसको हीलियम नहीं बोल सकता जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता। वैसे होता नहीं, मैंने हाइपोथेटिकल केस बताया आपको। जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते न्यूक्लियस में, तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होता। सो दैट इज व्हाई आइसोटोप किसको बोलते हो आप? आइसो मतलब सेम, टोप मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। इफ यू हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप। आइसोटोन्स, number of neutrons are same, protons may vary, so isotones are elements, different elements, they are not the same, but isotopes are same elements। good। फिर आइसोबार्स वो सब होता है, वो देखेंगे। तो हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन मतलब Z की वैल्यू 2 या 3 भी हो सकती थी।
अब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो आई एम फोर्स्ड टू यूज 2 स्क्वायर. तो आर आंसर may or may not match, so it's okay if they don't match because information is not correct basically. 1 by p क्या था 1, n was 3 9. ओके हमको फाइंड क्या करना है, अच्छे से देख लो, वेवलेंथ फाइंड करना है आपको. ओके गुड. तो दिस इज यू टू सॉल्व दिस 1 8 by 9 8 by 9 और 4 है. ओके 4 into 8 32 32 by 9 into 13.6 ऐसा मिल गया h c by lambda. ओके तो h और c तो आपको पता ही है. You know what is h into c? 2 into 10 power minus 25 अप्रोक्सीमेटली हम कब से यूज कर रहे थे उसको, और वो EV में है तो EV को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So after doing all these calculations, whatever it is, you should do calculations on your own. Just a word of caution, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये अच्छे समझ लो, z की वैल्यू आप एक केस में 2 डाल के देखो और एक केस में 3 डाल के देखो एंड देन चेक व्हाट आंसर यू आर गेटिंग. ओके बिकॉज इवन हेलियम के बाद कौन सा एटम, लिथियम. लिथियम में भी कैन आई मेक हाइड्रोजन लाइक इफ आई रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके तो वो भी पॉसिबिलिटी है. सो दे हैव टू स्पेसिफाई हियर. सो एनीवेज आई वुड से ट्राई फॉर बोथ और आई वुड से जस्ट skip this question. अब बिकॉज सॉफ्टवेयर डज इट तो आ गया तो लेना था. वैसे पिछले 3 क्वेश्चन तीनों जेई मेन 2020 से, ऑल 3 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग दिस, वो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग का और इससे प्रीवियस वन. जस्ट अ मिनट. Next question. We are back to set number 2. Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 V. मैंने आपको ऑलरेडी बताया what is ionization potential, the energy required to remove electron from orbit, और आपको फॉर्मूला भी बताया था मैंने, right? If you remember, good. Then इट इज 13.6, मतलब हाइड्रोजन के लिए वही होगा क्योंकि पहले एटम से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. पहले एटम में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना था 13.6 माइनस के साथ, तो उसको रिमूव करने के लिए प्लस 13.6 देना पड़ेगा. गुड. हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1. मतलब जितना एनर्जी आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है उससे कम दोगे तो एक्साइटेशन होगा. उन्होंने क्लियर कट बोला है. Hydrogen atoms in the ground state are excited by monochromatic radiations of photon energy 12.1 eV. The spectral lines emitted by hydrogen atom according to Bohr theory will be. कितने lines emit होंगे ऐसा क्वेश्चन है. How many lines will be emitted? Good. ऐसे क्वेश्चंस के लिए there is requirement for additional formulas, and of course you need to understand क्वेश्चन में बोला क्या है. क्या बोला है 13.6 वोल्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. मतलब इन शॉर्ट वो आपको ये बता रहे हैं कि 13.6 दोगे तो कोई एक्साइटेशन की बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन गया. इन शॉर्ट एनर्जी कितना प्रोवाइड किया 12.1. तो पहले आप देख लो एनर्जी डिफरेंस, तो डेल्टा ई. इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन एटम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना एनर्जी था -13.6. माइनस ऑफ माइनस कितना प्रोवाइड किया है 12.1. तो कितना एनर्जी डिफरेंस आया दोनों में. How much energy difference is there? 1.5. Good. अब आपको ये देखना है हम कर क्या रहे हैं, मैं बता देता हूं. ठीक है, आई शुड टेल यू दिस वे, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझना. राइट. हाइड्रोजन
with 1 electron, providing 13.6 eV to this hydrogen means इस इलेक्ट्रॉन को आप कंप्लीटली डिसएसोसिएट कर रहे हो, आयोनाइज कर रहे हो। हमने एनर्जी 13.6 दिया क्या? नहीं। कितना दिया? 12.1। तो 12.1 देने के बाद डेफिनेटली क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट से या सेकंड में जाएगा या थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा। पहले तो कहां गया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 पे गया है तो 2 से 1 एक ही लाइन मिलने वाली है। अगर 3 पे गया है तो 3 to 2, 2 to 1 या डायरेक्टली 3 to 1, राइट? 3 लाइन मिल सकते हैं, 3 to 2, 2 to 1 या फिर 3 to 1। ओके, आप बोलोगे 3 कैसे? 2 ही ना, 3 to 2, 2 to 1। हाँ, तो एक ही हाइड्रोजन आइटम होगा क्या पूरे सब मटेरियल में? नहीं, यू कैन हैव n नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। गुड। तो किसी में ट्रांजिशन डायरेक्टली 3 to 1 होगा, किसी में 3 to 2, फिर 2 to 1 होगा, राइट? तो यू एक्सपेक्ट 3 लाइन्स। गुड, राइट? तो पहले तो ये चेक करो, अगर फोर्थ में गया तो 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 4 to 2, 2 to 1, 4 to 3, 3 to 1। ऐसा गिनते नहीं बैठ सकते हम लोग, है ना? Still I am telling you, let us on a trial and error basis calculate n equal to 2 से 1। मैं सिर्फ ट्रायल एंड एरर बता रहा हूं। n equal to 2, p equal to 1, 1 spectral line। n equal to 3, p equal to 1, ट्रांजिशन 3 से 2, 2 से 1 या डायरेक्टली 3 से 1 डायरेक्टली। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकते हैं यहाँ पे। n इक्वल टू 4 to p इक्वल टू 1, तो 4 to 3, ओके, 4 to 3, लेकिन 3 to 1 के लिए 3 ऑलरेडी है, तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑलरेडी 3 है यहाँ पे, तो 3 पे आने के बाद ये हो सकता है ना, 3 to 2, 2 to 1, या फिर डायरेक्टली 3 to 1 भी आ सकता था, राइट? हो सकता है। या फिर 4 से 2 पे गया और 2 से 1 पे आया, ये भी हो सकता है। तो कैन वी कीप ऑन कैलकुलेटिंग? नो, वी कैन नॉट। इसके लिए हमको एक जनरल फॉर्मूला चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला आता है n into n minus 1 by 2। This is number of spectral lines emitted। अगर 2 से 1 होगा मतलब n की वैल्यू 2। 2 से 1 कितना मिलना चाहिए आपको? सिंगल लाइन। n की वैल्यू कितनी है? 2। 2 minus 1 is 1 by 2 मतलब 1। अगर n की वैल्यू 3 थी तो 3, 3 minus 1 2, 2 into 3 6, 6 by 2 3। गुड। अगर 4 होगा तो 4 into 3 12 by 2 6। हमने 6 लाइन लिखे थे वहां पे, राइट? काउंट नहीं किया था बट 6 लिखे थे वहां पे। 4 to 3 एक था, फिर 3 to 1 के 3 थे, फिर 4 to 2 5 था, 2 to 1 6 था, तो 6 थे, करेक्ट? गुड। नाउ ये नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कब होंगे? वो तब होंगे जब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन गया कहां पे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गया कहां पे, इसलिए एनर्जी डिफरेंस निकाला मैंने। हमने एनर्जी दिया 12.1, पहले ऑर्बिट में था -13.6, -13.6 हमने दिया प्लस 12.1, कितना बचा? -1.5। -1.5 कौन से ऑर्बिट में होता है? what is formula for energy of electrons? -13.6 by n square। पहले ऑर्बिट में कितना? 13.6 माइनस के साथ, दूसरे में कितना? 13.6 by 4, 2 स्क्वायर ना, 13.6 by 4 3.4, राइट? तीसरे में कितना? 13.6 by 9 1.5। डिफरेंस इज 1.5 एग्जैक्टली। मतलब ये जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है
वो एब्जॉर्ब करने के बाद जाएगा थर्ड में। गुड गुड। या फिर इसका और एक ट्रिक है, वो ट्रिक ऐसा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं बार बार वो एटॉमिक डायग्राम पे आपको ले जा रहा हूं, मैं बार बार आपको एनर्जी लेवल डायग्राम पे ले जा रहा हूं, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये पहला लेवल एनर्जी -13.6, यहाँ पे दूसरा लेवल अभी आपने बताया -3.4, डिफरेंस कितना 10.2। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि 10.2 एनर्जी प्रोवाइड किया तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, खत्म। यहां पे कितना -1.5, व्हाट इज डिफरेंस 12.1। समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉन यहां पे था, थर्ड में गया, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कितना है 12.1। यहां पे नेक्स्ट लेवल में 1 2 3 4 0.9 था, 13.6 और 0.9, हाउ मच इज डिफरेंस 12.7। 13.6 और 0.9 12.7। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि 12.7 दिया है तो फोर्थ में था। यहां पे डिफरेंस कितना है 12.1, इसका मतलब सॉरी एनर्जी कितना दिया 12.1, मतलब डिफरेंस कितना है 1.5, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां गया थर्ड में। इलेक्ट्रॉन थर्ड में गया तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस is given by n -1/2, because we know after taking this much of energy electron is in third orbit, तो 3 -1/2, 2 कैंसल, मतलब 3 लाइंस, मतलब ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये एक तो फॉर्मूला नहीं पता होता, वो पता लग गया तो ये नहीं पता होता कि कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट एनर्जी डिफरेंस, खत्म। तो याद ही कर लो 1 और 2 में एनर्जी डिफरेंस कितना 10.2, 1 और 3 में कितना 12.1, 1 और 4 में कितना 12.7, 2 और 3 में कितना 3 में कितना, हाँ ये देखो 2.34 - 15 2.1 होता है क्या, 21 होता है क्या, 1.9 है वो। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी लेवल्स A, B, C of a certain atom corresponds to increasing values of energy, that is energy of A is less than B and that is less than C, मतलब C का सबसे ज्यादा एनर्जी है। If λ1, λ2, λ3 are the wavelengths of radiation corresponding to the transition C to B, B to A and C to A respectively, which of the following statements is correct regarding the wavelengths? तो एक एटम है, हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इस एटम का, क्या है एटम पता नहीं, बस ये बोला है कि उसमें 3 एनर्जी लेवल है, एनर्जी ऑफ A is less than B, that is less than C, λ1 corresponds to transition from C to B, λ2 from B to A and λ3 from C to A। इतना बताया है, चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको पूछा है। ओके सो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक होता है, लुक एट ऑप्शंस। ऑप्शन में λ1 λ2 λ3 तीनों दिख रहा है, मतलब हमको जबरदस्ती तीनों लाना है। कैसे लाएंगे, लेट्स सी। अगर ट्रांजिशन डायरेक्टली C से A होता, C से A होता तो एनर्जी मिलता hc/λ3, है ना, E इक्वल टू h नू, h नू इज c/λ। ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, C to A हुआ, C to A के लिए वेवलेंथ कितना बोला है λ3, तो hc/λ3। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस के दोनों लेवल्स
लो, उसमें से क्या इमिशन आ रहा है वो देखो। क्या आया? AC माइनस EA इक्वल टू HC बाय लैम्डा 3। ऑप्शंस में तीनों है क्या? यस। तो जबरदस्ती का एडजस्ट करना, जबरदस्ती का एडजस्ट करना किसको बोलते हैं? AC माइनस EB नहीं था, मैं फिर भी लाया, तो प्लस कर दो क्योंकि जबरदस्ती है वो। हमने EB एडजस्ट किया। क्यों किया? मैं इसको अगर एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, व्हाट इज EC माइनस EB? इट विल बी HC बाय लैम्डा C to B लैम्डा 1, C to B लैम्डा 1 प्लस व्हाट इज EB माइनस EA? HC बाय लैम्डा 2 इक्वल टू HC बाय लैम्डा 3। तो क्या किया आपने मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस से स्टार्ट किया, मतलब पहला और तीसरा लेवल लिया, दूसरे को छोड़ दिया था, तो अब दूसरे को जबरदस्ती एडजस्ट किया प्लस और माइनस करके। राइट? करेक्ट। फिर AC माइनस AB हमको पता है HC बाय लैम्डा, कौन सा लैम्डा? लैम्डा 1, क्योंकि C और B के C to B ट्रांजिशन में वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 1। B to A में कितना है? लैम्डा 2। करेक्ट। HC गया, तो आपके पास बचेगा 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 3। मतलब इसका सिंपल है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। ऑप्शन में इट इज ऑलरेडी विजिबल। व्हाट डज दिस मीन? इज देयर क्वाइट विजिबल इन द ऑप्शन। ओके, तो ठीक है। एनीवेज, तो ये आपको मिलेगा लैम्डा 3 इक्वल टू, क्या करोगे इसको? दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 3। मतलब लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी। गुड। तो ऐसा सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron jumps from 4th orbit to 2nd orbit of hydrogen atom, 4th to 2nd, अल्फा 3 to 2nd, बीटा 4 to 2nd। तो ये बीटा सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मेर है। गुड। गिवन रेड्सबर्ग कांस्टेंट इज 10 पावर 5, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। सिंपल 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है? 2 पे, तो P स्क्वायर 2 स्क्वायर, कहां से हो रहा है? 4 से। आपको क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? C बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज C बाय लैम्डा, तो यहां पे आप C से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड। तो दिस इज इक्वल टू R इज 10 पावर 5 बिकॉज गिवन पर सेंटीमीटर है, तो प्लीज पे अटेंशन, दिस इज पर सेंटीमीटर। ओके, उसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पर सेंटीमीटर, आर की वैल्यू पर सेंटीमीटर, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ डू कन्वर्ट इनटू मीटर? आर 10 पावर 5 1 अपॉन सेंटीमीटर। व्हाट इज 1 सेंटीमीटर इन मीटर? 10 रेज़ टू -2 मीटर, मतलब 10 पावर 7 होगा। गुड।
गुड, इसलिए पे प्रॉपर अटेंशन 10 पावर 7 वो वैसे आया। गुड, तो ये 10 पावर 7 पर मीटर है। ओके, 16 ये आपने ऑलरेडी किया है, -4, 12 बाय 64, 12 बाय 64 है इंटू सी 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। ओके, 3 इंटू 3 9, 9 बाय 16, 9 बाय 16 इंटू 10 पावर 15, क्योंकि 10 पावर 8 और 7, 9 बाय 16 इंटू 10 पावर 15 आ गया आंसर। डन, राइट? So that's it. We should stop here for now, and this is end of atomic physics. So we'll start with nuclear physics tomorrow.